सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे कराची के मसाइल सियासत की नजर, सियासतदान कमेटी खेलने में मसरूफ, सितंबर हुकूमत के लिए सितमगर, नवाज की ललकार मरियम जलसों के लिए तैयार, जरदारी का नून लीग से बेवफाई का गिला, फजलुर रहमान दोनों से ही खफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में नए तूफान की पेशगोइयां हैं। बादलों की गरज, बिजलियों की कड़क बढ़ती जा रही है। दावा यह है कि सितंबर सितमगर होगा, लेकिन सवाल यह है कि बिजलियां किसके नशेमन पर गिरेंगी, हुकूमत के या फिर ऑपोजिशन के। खबर यह है कि लंदन में बीमारी काटते हुए नवाज शरीफ के दिल में फिर सियासी उमंगें अंगड़ाइयां लेकर जाग उठी हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने जारहाना सियासत के लिए अपोजिशन को एक पेज पर लाने की हिदायत कर दी है। लंदन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मरियम नवाज भी चुप का रोजा तोड़ने और सियासत में हलचल मचाने के लिए तैयार हो गई हैं। वाकिफान हाल का दावा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में मुल्क भर में जलसों का फैसला भी हो गया, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस सोलो फ्लाइट का हुकूमत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए ऑपोजिशन को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये दाल भी गलती दिखाई नहीं देती। आज साबिक सदर आसिफ जरदारी के इस बयान का भी चर्चा रहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हमेशा वफा की, जिसका जवाब नून लीग ने बेवफाई की शक्ल में दिया। इसलिए पीपल्स पार्टी एपीसी की क़यादत खुद करने का सोच रही है, लेकिन जहां बदएतिमादियों का बसेरा हो वहां इत्तेहाद की कोई बेल मंडे कैसे चढ़ सकती है। नून लीग पर पीपल्स पार्टी की बदएतिमादी अपनी जगह, सियासत के जहां दीदा मौलाना फजलुर रहमान का दुख भी यही है। इन्हें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में से किसी पर भी एतबार नहीं। गिला यह है कि दोनों पार्टियां हुकूमत को जाली करार देती हैं, लेकिन फिर कानून साजी के लिए अपना वजन इसी जाली हुकूमत के पलड़े में डाल देती हैं। यह सिर्फ मौलाना का ही गम नहीं, हमारी सियासत नाम ही बदएतिमादी और बेएतिबारी का है। कराची के मामले को ही ले लें। कल खबर थी कि कराची के मसाइल हल करने के लिए सिंध और विफाक एक हो गए हैं, मुशावरती कमेटी बनाने का ऐलान हुआ। लेकिन आज की खबर यह है कि बदएतिमादी और बेएतिबारी का सांप इसे भी निगल गया है। मुशावरती कमेटी बनेगी या कोर कमेटी, यह मुअम्मा हल नहीं हो रहा। वज़ीर सिंध के लबों पर इल्ज़ाम तराशी है, धमकी है, तो विफाक की नुमाइंदगी करने वालों का जवाब भी मुख्तलिफ नहीं। सवाल यह है कि ऐसे में कराची के मसाइल कम होंगे या फिर बढ़ेंगे। अगर सियासत को मुकद्दम रखा गया तो फिर कराची से लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी, सफाई सुथराई के मसाइल कैसे हल होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे असद खरल साहब से। बाबर साहब, वही खुशखबरी मिलती है कराची वालों को, पाकिस्तान को, कि चलें देखें ये सब जमातें एक हो रही हैं। मैं यकीन करें, जब ये खबर मुझे मिली और हम ये बात अपने प्रोग्राम में कर रहे थे कि अगर दहशतगर्दी का इस तरह खात्मा हो सकता है कि सब मिलकर अगर बैठ जाएं, आप हर दफ़ा ये बात करते रहे कि जब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे। वो खबर आ गई, मैं घर में ही खुश जनाब कि जनाब ये तो बड़ा आला काम हो गया है कि आज हम इस पर प्रोग्राम करेंगे। लें, आज वज़ीर आला का जनाब सिंध का एक और बयान आ गया, अब क्या करें? उसामा साहब, कोई पॉलिटिकल पार्टी कराची की डेवलपमेंट का क्रेडिट किसी और को लेने देना नहीं चाहती। फिर पार्टी जो है वो ये चाहती है कि जनाब अगर कराची में कोई पैसा आना है तो वो हमारे ज़रिए से है। तो फेडरल गवर्नमेंट को वो ये भी कह रही है कि हमारे पास पैसा कोई नहीं है, आप हमें पैसे दें और पैसा जो वो हम लगाएं। और उसी पीपल्स पार्टी का माजी ये है कि जो भी पैसा उनके पास आया वो खाया पिया गया, आगे कुछ नहीं लगा। कोर्ट्स बेचारी, सुप्रीम कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, आप उनके जजेस की ऑब्जर्वेशन देखें, एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 5 जज नहीं, हर जज की ये ऑब्जर्वेशन है कि जनाब सिंध के अंदर जो पैसा भी डेवलपमेंट के लिए लगा, डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, पैसा गायब हो गया। फिर ओमनी केस आता है। ओमनी केस को अगर आप सारे को देखें कि किस तरह से कराची की डेवलपमेंट के नाम पर अरबों रुपया खाया गया। उसामा साहब, अरबों रुपया। कराची के इंटीरियर सिंध के हालात कराची से भी बुरे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटीरियर सिंध में मीडिया का उस तरह से फोकस नहीं है जिस तरह से कराची में फोकस है। लाड़काना के हालात आप देखें तो उन बाबर साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, इतनी मशहूर शख्सियत हैं, लोग उनकी बातें और ख़ास तौर पे बेबाक बातें बहुत पसंद करते हैं।
आमिर लियाकत साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए ये क्या हुआ है कि पहले बात हुई कि जनाब एक कमेटी बन रही है जिसमें सबकी नुमाइंदगी होगी, आज वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगर किसी के जहन में ये खन्नास है कि वो एग्जीक्यूटिव में कोई मुदाखलत कर सकता है या उसको कोई पावर इस तरह की दी जाएगी तो वो ये निकाल दे, ये तो फिर बात ही खत्म हो गई आज। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। पहले तो आपको बड़े से बाद आपसे बात हो रही है, आपको और खास तौर पे हमारे खरल भाई बाबर डोगर साहब सबको बहुत अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम। जो आपने फरमाया माशाल्लाह, आपने पूछा कि क्या हुआ है, तो हुआ ही तो नहीं कुछ, कुछ हुआ तो मैं बता देता भाई ये नाम रखे हम, कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ समझ ले ऐसे ही है, कुछ हुआ है और होने के इम्कान थे कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो अब वज़ीर आला साहब का मसला ये है कि वज़ीर आला साहब बुनियादी तौर पर ज़हनी बीमार आदमी है और उनको इलाज की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी एग्जीक्यूटिव पावर शेयर हो रही है और वो इतने मासूमाना अंदाज में मशवरे दे रहे हैं कि जनाब एक जनरल साहब आए थे, वो जनरल साहब जो थे उन्होंने हमसे कहा, और जनरल कोई भी हो, मतलब ये कि आज एनडीएमए में जनरल है, कल कोई और भी हो सकता है, ये बातें भी उन्होंने की। एक्चुअली उन्होंने फौज पर बड़ा तंज किया है, उन्होंने अदलिया पर तंज किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ प्रोग्राम की तवज्जो से कि एक जनरल साहब ही आए थे जिन्होंने आपसे आकर गुलशन शमीम में वाक़ एक कब्रिस्तान है जिसमें आरिफ हुसैन और नासिर हुसैन उनकी खबरें, तो वहां जाकर फातिहा पढ़ लें तो ये एमके वाले दादू जाकर अब्दुल्ला शाह की खबर पे चले जाएंगे। तो एक जनरल साहब ने समझाया था आपको सब भी, तो तब भी आपने जाकर वहां फातिहा खानी की थी। और रह गई बात जनाब जस्टिस कराची, तो वो कराची पर दिल गिरफ्ता है, परेशान है कि वो कराची से कराची के जज रहे, इसके बाद या चीफ जस्टिस भी रहे, तो उनको परेशानी है। तो अब बाकी जो कमेटी वगैरह है, मैं बुनियादी तौर पर इसलिए खिलाफ हूँ इस बात के, जब सूबाई राब्ते का विफाकी वजीर मौजूद है तो फिर सूबाई राब्ते के लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, विफाकी वजीर का होना ही काफी होता है। और कोई एग्जीक्यूटिव पावर किसी की शेयर नहीं करता। दुनिया का कोई वजीर आजम ऐसा नहीं है कि वजीर आजम होते हुए वजीर आजम बनना चाहता हो। वजीर आजम तो जरूर चाहता होगा वजीर आजम बन जाए, लेकिन कोई दुनिया का ऐसा वजीर आजम मैंने नहीं देखा चाहता हूँ मैं वजीर आजम बन जाऊँ। तो कोई इनकी पावर शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने आज एक बहुत ज्यादती की और ये चीज के एक बार फिर इन्होंने सिंध कार्ड इस्तेमाल किया और कहा हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। तो मुराद अली शाह साहब, सिंध आप ही का नहीं है, सिंध हमारा भी है, हमारी भी माँ है सिंध, और सिंध कोई सिंध को तकसीम करना नहीं चाहता। किसी का भी ये इरादा नहीं है कि सिंध को तकसीम किया जाए। सिंध सबका है और सिंध की यानी अगर सिंध माँ है आपके नजदीक तो उसका एक बेटा कराची भी है, और उस कराची को आपको जिस तरह आपने नजरअंदाज किया कराची को, कि चीफ जस्टिस को भी नोटिस देना पड़ा, पर आ गया वज़ीर आज़म को भी नोटिस देना पड़ा। तो अगर आप ये और आपके चेयरमैन साहब ये ना कहते कि मैं कराची वालों की प्यास बुझाऊंगा, तो कराची वालों को पानी की जरूरत है, बिलावल की जरूरत नहीं है, ये उनको भी समझाएगा। अच्छा आमिर भाई, कराची का दर्द आपके दिल में भी है, आप प्राइम मिनिस्टर के पास भी गए, आपने डिज़ाइन भी किया कि कराची के लिए कुछ हो जाए। अब मसला ये है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा मसला नज़र आ रहा है कि सिंध और वफाक के दरमियान तनाव है, सिंध और MKM एक टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। मुझे ये सारे सिनेरियो में आपको किस तरह से नज़र आ रहा है कि कराची का मसला किस तरह से हल हो सकता है? बाबर भाई, कराची का मसला तो इसी तरह हो सकता है कि यहाँ पर अब मैं अगर ये बात कहूँगा तो कहेंगे कि देखिए ये मैं इंतजामी हवाले से आर्टिकल 149 के जरिए कराची का मसला हल किया जा सकता है। और आर्टिकल 149 आपके साथ तशरीफ फरमा है हमारे खालिद खरल साहब, बेहतर जानते हैं, अदालतों में बड़े केसेस किए हुए इन्होंने और बड़े शानदार केसेस करते हैं। तो खरल भाई को पता है कि आर्टिकल 149 क्या है, उसके तहत ही ये मसला हल हो सकता है जब तक यहाँ पर विफाक के जेरे इंतजाम मामला न देखे जाए। क्योंकि देखिए सच्ची बात है, सीधी बात है, बहुत हालात बहुत खराब है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ की स्ट्रीट लाइट, यहाँ बिजली, यहाँ पानी, यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आमिर भाई, आपने सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने जिस तरह हवाला दिया अदालत का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्हीं मसाइल के ऊपर बिल्कुल उनका दर्द है, उनके दिल में दर्द है, वो कराची की हालत बेहतर करना चाहते हैं, कराची की आवाम की वो जो भी सहूलतें हैं बुनियादी उनको दिलाना चाहते हैं। उन्होंने खुद अंदिया दिया है कि फिर हमें वफाक को ना कहना पड़े। अब मामला आमिर साहब ये है कि चले वो तो सिंध कार्ड खेलेंगे, कराची के 2 करोड़ के अवाम है, 4-5 करोड़ की आबादी सिंध पूरे की होगी,
कराची के लोगों ने आपको पीटीआई को मैंडेट दिया है, पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, एमकेएम को मैंडेट नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके साथ खड़े हैं। पाक पीडब्ल्यूडी वफाकी महकमा है, सड़कें बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पानी का आपको मनसूबा चलाना चाहे आपको कोई नहीं रोक सकता। सर्कुलर रेलवे आपको सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग है, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी प्रोजेक्ट अगर वफाकी हुकूमत लगाना चाहे, उसके फेडरल कितने ही इदारे हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भी एक इदारा है, वो भी वफाक का है। मुझे ये बताएं अब तक वफाकी हुकूमत अरबों रुपए के कितने पैकेज जो है उसने दिए हैं जो खर्च नहीं करने दे रहा सिंध हुकूमत? देखिए, पहली बात थी कि मैं अपना ये कि अपने ही अमल का हिसाब दे सकता हूँ, बाकी औरों के अमल के हिसाब तो नहीं दे सकता। मेरे हल्के में अभी तक 10 करोड़ रुपए आए हैं और जरा तशरीफ आई है NH 245 की, जहाँ पर भी हालत इज़हार बुरी थी। वहाँ देखिए वहाँ पर क्या कितने पार्कों को हेवेंसियों से खाली करा के उनको बनवाना शुरू किया है, कितनी सड़कें हम बनवा चुके हैं। 10 साल से जहाँ पानी नहीं आ रहा था वहाँ पर पानी की लाइनें डल गई हैं। आप तशरीफ लाइए NH 245 में, उसामा भाई तो कराची में, अगर हो तो मैं उन्हें भी दावत देता हूँ कि वो आए मेरे साथ आकर हल्के में चले। तो जहाँ जहाँ विफाकी फंड हमें मिला है हमने अपने तौर पर काम किया है। और विफाकी फंड जैसे जैसे मिले, यहाँ से विफाकी फंड का मामला नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल ये है कि कराची के जो लोग हैं उन्होंने पीटीआई को मैंडेट दिया, जाहिर दिया, लेकिन अब बड़ी तेजी के साथ ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाम करने के लिए यहाँ पर बड़ी कुव्वतें जो अपना काम कर रही है, उसमें सिंध हुकूमत एक बहुत बड़ी कुव्वत है। उसमें उसका तरीक़ाकार ये है कि जो मंसूबे यानी जो काम जिन पर हो रहा है, मिसाल के तौर पर लियाकत बस्ती यहीं पर है, पुरानी सब्जी मंडी में लियाकत बस्ती में मैं पेवर डलवा रहा था, यानी वहाँ पर फर्श ऐसा बनवा रहा था, पेवर वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग पहुंचे, उन्होंने पेवर उखाड़ के फेंक दिए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह दरख्त वहाँ पे लगाए गए मौलाना फजल रहमान के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए। तो इस तरह ये लोग रुकावटें डालते हैं, उससे ये पता चलता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करना नहीं चाह रही या उनके अवामी नुमाइंदगान जो है वो काम। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जैसे बंदे के एज ए रुकने कौमी असम्बली सरकारी कार सरकार मुदाखलत सिंध हुकूमत पीपल पार्टी के लोग करते हैं, तो पुलिस है, इदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, रेंजर्स है, इस तरह तो इसका मतलब ये है कि वो बदमाश गुंडे तो नहीं है ना। आप सरकारी अगर काम करना चाह रहे हैं उसके आगे मुदाखलत अगर कर रहे हैं, और अगर आप एक MNA के तौर पर 10 करोड़ के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो वहाँ से सदर मुल्कत है, बहुत सारे वफाकी गुजरा है, तो अगर वो भी 10-10, 20-20 करोड़, तो कराची तो अब तक पेरिस बन चुका होता। देखिए जी, बात ये खालिद चल रही कि आप उस दौर में चले गए MNA जब MKM के हुआ करते थे। हाँ, अगर हम MKM के होते तो देख लेते हम इनको भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हम MKM के नहीं है, अब हम PTI के MNA, शरीफ MNA, मासूम के MNA, तो हम अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इस तरह बदमाशियां पहले करते तो हम इनकी बदमाशियों का जवाब भी देते, लेकिन अब हम इस तरह की कोई जवाब देते नहीं है, खामोशी से हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाशी। डॉक्टर साहब ये बताएं मीडिया के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा? डॉक्टर साहब इतने भी शरीफ नहीं, भाई आपके को पाइप उठा जाए सरकारी और खामोश। असद खरल साहब जो है ना, वो जाहिर है वो भी आपसे बड़ा एक मोहब्बत और प्यार है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये मीडिया के हवाले से क्यों वज़ीर आला ने बार बार शिकवा किया है कि मीडिया मुस्बत चीज़ें दिखाए, मुस्बत किरदार अदा करे, ये क्या मीडिया से उनको क्यों शिकायत हो गई? आप बड़ी चीज़ों को समझते हैं मीडिया को खास तौर पे, क्या बहुत नेगेटिव पेश किया गया है? वो तो कह रहे हैं कि जी हर जगह बारिश हुई है, बाकी जगहों पर इस तरह नहीं उन्होंने कहा जिस तरह कराची के बारे में कह दिया गया है मीडिया पर। उसामा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया ने आज तक, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बात ताकि वो गौर से सुन ले, मुराद अली साहब, कि मीडिया आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आपने आज बुरा कहा मीडिया को, आज तक मीडिया ने नवाब शाह की सही हालत इज़हार नहीं दिखाई। आज तक लाड़काना ने जो मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने बनाया है उसके अंदर जाकर मीडिया ने नहीं दिखाया कि वहाँ हो क्या रहा है। कुत्ते कहाँ बैठे हुए सिंध के अंदरूनी इलाकों में और कहाँ बच्चों के साथ उनको काट रहे हैं, कहाँ पर ये वीरानी और उजड़ा हुआ इलाका है, मीडिया ने नहीं बताया। मीडिया ने ये एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसाल थी। मीडिया ने उस वक्त भी इनका साथ दिया जब साथ वक्त इतना बड़ा सानिया हुआ, और फिर उसके बाद जाहिर है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कर दी गई रावलपिंडी में, तो मीडिया ने तब भी साथ दिया। मीडिया ने आपकी हुकूमत के दौरान सईद गनी साहब ने जो ड्रामे किए, उस ड्रामे में भी मीडिया ने कहा कि नहीं भाई चलो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज मीडिया के साथ ये जिस तरह कह रहे थे, आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के साथ मीडिया अगर ये कहते हैं कि फला काम फला जगह नहीं हो रहा या फला जगह करप्शन हो रही है, और हम कहते हैं कि मीडिया हमारे पास बुरा है, मैं कैसे कह दूं मीडिया बुरा है? ये मीडिया तो आज मैं किस पर आ रहा हूँ, मीडिया पे आ रहा हूँ, आपसे बात कर, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मीडिया सुन रहा है,
मैं जो बात कह रहा हूँ मीडिया की वजह से जा रही है, मीडिया पहुंचा रहा है, आवाम सुन रहे हैं। तो मैं मीडिया को अगर बुरा कहना शुरू कर दूं तो दरअसल मैं मीडिया को बुरा नहीं कह रहा, मैं रेत में सर देकर बैठा हूँ शुतुरमुर्ग की तरह, और मैं देख ही नहीं रहा कि तबाही और जितने यहाँ पर तूफान मच गए। ये बताएं, आप कराची के हालात को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, आप अवामी नुमाइंदे भी हैं, आपकी तो हमजद शख्सियत है। अब वज़ीर आला ये क्यों कह रहे हैं कि जी एनडीएमए को भेजने का मतलब ही ये था कि बारिशें रिकॉर्ड से ज़्यादा हुई, रिकॉर्ड बारिशें हुई, कराची की तारीख में नहीं हुई, वरना हमने काम किया, ये उनकी स्टेटमेंट है। आप कुछ समझते हैं, चलें आप ठीक है उनकी मुखालिफ पार्टी में सही, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं, कुछ काम हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि हम कराची में हमने काम किया, ये सब लोग मानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त छोड़ दे रिकॉर्ड बारिश हुई या नहीं हुई। पहली बात ये है कि काम किसको कहते हैं। कराची सिंध है, बिल्कुल है। सिंध कराची है, बिल्कुल है। किसी का बाप सिंध को कराची से और कराची को सिंध से अलग नहीं कर सकता। चलिए, ये तो मेरा बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया, अब तो ये खुश हो जाए। मैं भी कह देता हूँ मरसू सिंध न देखो, चलो भाई हो गया ना बात खत्म। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बात हो रही है कराची की, सिंध की तो बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आप कराची को अलग समझते हैं? नहीं, मैं तो हम साहब हमेशा काम हो रहा है साहब कि जब आप कराची का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आप सिंध का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ये खुद कराची का लफ्ज़ अलग से इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहें कि सिंध की हालत खराब है, जिसमें कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची सबसे बड़ा बेटा है, और कराची की हमने हालत जार ये बना कर रख दी। हाँ, हमसे गलती हुई, हाँ हमसे कोताही हुई कि हमने मेयर कराची को इख्तियारात नहीं दिए या उसको फंड नहीं दिए, या हमने कहीं पर जो हमारे बल्दियात के सक्खर से मुंतखब रुकने असेंबली एग्जाम नासिर किया था, ताल्लुक सक्खर से बल्दियात के, लेकिन कराची के अंदर उनको जगह मूसा कॉलोनी उन्हें नहीं पता होगी, उन्हें ये नहीं पता होगा खुदा की बस्ती किधर मौजूद है, मंगो पीर के कौन से इलाके नासिर साहब आपको नहीं पता, लेकिन वजीर बल्दियात है वो, सिंध के है वो। हमने हाँ यहाँ पर कोताही हमने बरती, ये कहने के बजाय वो ये कहते जी हमने तो काम किया कराची में। अगर आपने काम किया होता तो कराची वाले आपको सीटें देते। कराची में अगर आपने काम किया होता तो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की बड़ी नशिस्तें आपके पास होती। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कराची में आपने काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो आपके पास नशिस्तें होती। देखिए आमिर भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट में कराची को इग्नोर किया गया, और आज से नहीं हमेशा से इग्नोर किया गया। मेरा सवाल ये है कि अभी जो बात हो रही है, बड़े मुहतात तरीके से हर कोई बात कर रहा है। पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, KPK को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात हो सकती है, तो कराची में मजीद सूबे बनाने के लिए तो हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। आइन के अंदर रहकर क्यों नहीं सूबे बन सकते? इसमें इतना डरने और खौफजदा होने की बात क्या? मैं तो इस चीज़ को नहीं समझ सका। एक इलाका जिसको इग्नोर किया गया है, जनूबी पंजाब का गिला क्या है कि उनको इग्नोर किया गया, इसीलिए वो आवाज़ उठाते हैं। अगर कराची को इग्नोर किया जाता है तो कराची क्यों नहीं आवाज़ उठा सकता है इस सिलसिले में? मैं आपकी बात समझ गया बाबर भाई। देखिए, अगर आप इंतजामी बुनियाद पर बात करेंगे तो मैं बिल्कुल साथ, मैं एथनिक बुनियाद पर साथ नहीं। मैं इस मामले पर बिल्कुल अलग सोच रखता हूँ कि सिंध को इस बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाए कि सिंधी बोलने वाले अलग। मैं सबसे बड़ा चैंपियन इस वक्त उर्दू बोलने वालों का मैं कहता हूँ, जो मैं महाजरों का चैंपियन बना हुआ बैठा हुआ, मैं महाजरों की, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा कि महाजरों का सूबा बन गया, सिंधियों का सूबा बन गया, या कराची वालों का नहीं। आप एथनिक बुनियाद पर ना बनाए, इंतजामी बुनियाद पर अगर बात करना चाहे तो इंतजामी बुनियाद पर बनना चाहिए। सूबे बनने में कोई हर्ज नहीं है, आपके आइन में मौजूद है। लेकिन अगर हम एथनिसिटी पर चले जाएंगे और हम कहेंगे नहीं, हम तो कराची वालों के लिए बना रहे, जो कि अब आपको पता है कि कराची में सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं रहते। कराची पंजाबियों का शहर भी है, कश्मीरियों का भी है, सराइकियों का भी है, सिंध का तो है ही, उसके साथ साथ जो है बलोचों का भी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में बलोच है, पख्तून है, उनके कारोबार है। तो कराची एक मिनी पाकिस्तान है। तो मिनी पाकिस्तान को एक सूबा बनाने के बजाय, मेरे अपने तजीरे, मेरी जाती तजीरे के सूबा बनाने के बजाय या सिंध से जो उसकी जुदागाना हैसियत, हमेशा अगर आपको याद हो तो अदर दुखात में ये था कि कराची को मुंबई से अलहदा कर दिया जाए। तो इसका मतलब था उस वक्त मुंबई के साथ मुल्क था। तो अगर ये मुल्क है तो इसलिए इसको एक अलग टेरिटरी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कराची के इंतजामी मामला विफाक के सुपुर्द कर दिए जाए, और जो सूबाई मामला में करेंसी ज़ाहिर विभाग के पास है, खारजा बाकी जितने सूबाई मामला है वो कराची के पास है। इस तरह मामला हो सकता है। अच्छा असद साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने 2 चीज़ें हैं, एक इंतजामी हवाले से आपने सपोर्ट कर दी, और एथनिक बुनियाद पे जो आपने अभी खुद ही जवाब दे दिया कि कराची के अंदर सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं है, हर ज़बान बोलने वाला, हर जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हर पाकिस्तान के हिस्से से लोग वहाँ पे मौजूद है, और पूरा एक गुलदस्ता है, मिनी पाकिस्तान है।
लादा इंतजामी यूनिट पे। अब मामला ये है कि कराची के अंदर अगर डिलीवर नहीं किया पीपल्स पार्टी, MQM या PTI की तो अभी भी हुकूमत आई है, तो इंटीरियर सिंध के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? मामला ये है, वो भी तो वहाँ पे अरबों खरबों रुपए खा गए। ये आपने नासिर शाह साहब के हवाले से बड़ा कहा कि जनाब उनको ये नहीं पता, उनके अपने माशाल्लाह 2 साहबजादे हैं, उनको ये भी पता है यार मोहम्मद बुज़दार कौन है जिसको ज़मीनी खुदा सिंध का कहा जाता है, उनको ये भी पता है कि रोशन शेख कौन है, नौज बिल्ला, वो बात है लोग करते हैं। उनको ये भी पता है KDA का सोहेल बाबू कौन है, KMC का कौन बंदा होता है, किसको कहाँ से लाया जाता है, DC वेस्ट कौन होता है, EC कौन वेस्ट और ईस्ट कौन होता है, खालिद यूसुफी कौन होता है, कौन कौन से बिल्डर होते हैं, किस तरह हमने लूट मार करनी, ये सारी चीज़ें तो उनको पता है। और जो आप कह रहे हैं उनको कराची का पता नहीं है, इतने भी मेरा ख्याल है भोले नहीं है या सादे नहीं है। जी मेरा डॉक्टर ख्याल है आपने उनको थोड़ा सा लिवरेज दिया है। डॉक्टर साहब, असल में शाह है, सैयद है, सैयदों की इज्जत करता हूँ, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम होते हैं सादात, तो आप भी जानते हैं सादात की इज्जत करनी चाहिए, तो इज्जत तो मैं करता हूँ। इसलिए मुराद अली शाह साहब को भी मैं इज्जत से उनको कह रहा हूँ, वरना तो वो भी शाह है, उनके वालिद ने वरना तो शाह अब्दुल्ला शाह साहब भी नहीं किया है। आपको भी याद होगा खालिद शाह साहब क्या कुछ नहीं किया सिंध के अंदर। जी अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने आर्टिकल 149 की बात की है कि जो विफाक को ये इख्तियार देता है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो वो यानी अपनी पावर, एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल कर सकता है विफाक, लेकिन यही तो बात कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब के इस तरह का कोई सोचे भी ना, और वो कहते हैं कि जी ये खन्नास है, फतूर है या भूसा है, अगर किसी के जहन में वो निकाल दे। वो आपको भी इस चीज़ का अंदाजा है कि वो आर्टिकल 149 के खिलाफ है कि जी विफाक किसी तरह की कुछ भी हो जाए मुदाखलत कर ही नहीं सकता। छोटा सा ऐड कर डॉक्टर साहब के वो कुछ करके दिखा दें, विफाक को क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं बेहतरीन है। असद भाई आप कह रहे हैं कर नहीं, वो कहते हैं इससे अच्छा डिलीवरी किसी ने नहीं किया सिंध से अच्छा। आर्टिकल 149 जिसके वो बहुत खिलाफ है, उसी के बारे में उन्होंने शुरू में, देखिए इन लोगों का सर में होता है पहले कुछ कह जाते हैं बाद में कुछ कह लेंगे, हम आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बनाया हुआ है। तो ये उसी में आर्टिकल 149 जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ही बनाया है। उन्होंने फरमाया कि हम आइन पर समझौता, एक पहली बात हुई कि आइन जो है वो सबने मिलकर बनाया था, सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नहीं बनाया, तमाम पार्टियों और उन सब की तजावीज़ में शामिल थी। 149 था। दूसरी बात ये कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो थोड़े जहनी बीमार आज लग रहे थे, उसके वो बहुत सारी बातें अजीब अजीब सी कह रहे थे कि जो आइन से, जुमलों से या आइन में लिखी हुई तहरीर से मुताबिकत नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी पावर शेयर नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए मैं फिर आपको बताऊंगा, 149 का मतलब ये खत्म नहीं है कि पावर शेयर की जाए। 149 एक महदूद अरसे के लिए होता है। 149 कभी भी मुस्तकिल अरसे के लिए नहीं होता, महदूद अरसे के लिए होता है। जब हालात हद से गुजर जाए, पानी सर से गुजर जाए, जब पुलों से पानी नीचे से गुजर जाए, तब कहीं पर नौबत पहुंचती है। और जो हालात ऐसे हैं, इस तरह की पोजीशन है, सूरत हाल है, तो अगर ऐसी कोई बात 149 में लिखी हुई है तो आइन का एहतराम और आइन से मोहब्बत और आइन से वफादारी तो हम सबको करनी है। हमको से बाहर जाने नहीं है, तो उसमें मुराद अली शाह साहब को नाराज होने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिए, आपका कुछ और वक्त लेंगे, आपकी बड़ी इनायत। अभी हमें ब्रेक लेनी नहीं है, न्यूज़ अपडेट्स हैं और चंद मिनट बाद हम दोबारा आएंगे तो हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम आ गया है कि अब इस मुल्क में जो हुकूमत है इसको टफ टाइम देने का वक्त आ गया है। सितंबर में कहा जा रहा है जलसे जुलूस होंगे। मौलाना साहब ने शिकवा कर दिया कि मार्च में तो हमें कहा गया था बिसात लपेटी जाएगी इस हुकूमत की। तो वो किसके वादे की बात कर रहे हैं, क्या है, डॉक्टर साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला जनाब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में उनका इलाज फिर से शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने पैगाम भेज दिया है पाकिस्तानियों के लिए कि तैयार हो जाएं और अब हुकूमत से जारहाना अंदाज में निमटने का वक्त आ गया है। और इसीलिए मरीम नवाज साहिबा ने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या होने जा रहा है? आपकी हुकूमत को फिर खतरा है? अब मरियम फिर मैदान में आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं, चूंकि आज बड़ा अहम दिन है उनके लिए, आज उनके जो सियासी वालिद थे उनकी शहादत हुई थी, यानी 17 अगस्त, तो मैं ताज़ियत करता हूँ नवाज शरीफ साहब की सियासी वालिद से कि जिसकी वजह से वो इक़्तिदार में आए, उनको बहुत मकाम मिला, यानी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उनकी शहादत हुई थी। ज़ाहिर की शहादत उनकी हुई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन ये उनके वो सियासी वालिद भी थे। अब अगर वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि मरियम नवाज साहिबा
को एक्टिव किया गया और मरियम के पत्थर को एक्टिव किया गया जैसे बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। वो बड़ा अहम पत्थर था, तो वो जो ऐसा पत्थर है जो आपको कहीं से भी आप ढूंढ भी ले तो आपको ऐसा पत्थर नहीं मिलेगा कि जो बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दे। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी गाड़ी दिखाई, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मुझ पर कातलाना हमला किया गया। तो ये पूरे प्ले स्टेज किया जा रहा है और एक प्ले होने वाला है जो मुझे लगता है कि सितंबर के आखिर में या नवंबर के इब्तिदा में उसका आगाज हो जाएगा और ये दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते कुछ ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। और 2021 जो है वो प्रयास है कि चीजों को टैकल करना, उनको किसी तरह से उनका मुकाबला करना वो दुश्वार हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपको पता है उसामा भाई, जिस तरह मैदान सहाफत में और मैदान सहाफत के अंदर ये होता है कि अब मिसाल के तौर पर मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए तो उस वक्त रात 8 बजे के जो टीवी शोज होते हैं उसमें सारे जो न्यूज एडिटर्स होते हैं वो अपने एंकर्स को या तो बेहतरीन एंकर्स मैदान में उतारते हैं या उस वक्त ये कहते हैं कि जी आज आपने पूरी कौम इस वक्त जज्बाती हुई है तो आपने इस अंदाज में बोलना बयान करते हैं, तो वो बहुत ही नफे तुले अंदाज में बात करते हैं। बिल्कुल इस तरह जब मैदानी सियासत में जब खौफनाक सूरत हाल होती है तो बहुत पाए के चोटी के सियासतदान और बहुत नफी तुली बात करने वाले लोग या ज़ूलाने अंदाज में बात करने वाले लोग या बातों को दरमियान में रखकर इधर या यहाँ तक तो तुमको लगाव हो जाओगे 2-4 मुलाकातों में, इस तरह के लोग हों। लेकिन अगर हमारी टीम शुरू से मुंतखब अच्छी नहीं है और वो टीम जो कि अराकीन पर मुश्तमिल है, कैबिनेट है या दीगर लोग जो भी तर्जुमान है, अगर वो सही तरह डिलीवर नहीं कर सके सितंबर और दिसंबर के दौरान जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर मुश्किलात है। अच्छा, जिस तरह वो 6 माह की बात फिर हुई थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी 6 महीने में हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। बहरहाल ये बताएं कि ये तो आपने बात की मरियम साहिबा की गाड़ी की, तो उसमें तो वो कह रहे हैं फोरेंसिक माहिरीन से भी वो राय ले रहे हैं कि हुआ क्या, उन्होंने फायर करनी है और लेजर गन कह दिया कि लेजर गन से जनाब फायर हुआ और कातिलाना हमला था, बड़ी मनसूबाबंदी की। ये लेजर गन आप पता नहीं फिर कई खिलाओं में कोई बैठ के इसने मार दिया, मेरा ख्याल है इस तरह और लेजर पेन से फायर करने के लिए भी कम से कम 50 मीटर की दूरी चाहिए होती है। राणा साहब को पता नहीं है, 50 मीटर पे तो नजर आ जाते हैं सामने, लेजर पेन से फायर होता है। और वो नैब के लिए फूल लाए थे, उन्होंने ये भी कहा है और वो जो मीडिया दिखाता रहा है वो पत्थर नहीं वो फूल थे, तो पता नहीं फिर वो पत्थर 10 लाख रुपए के लिए वो फूल 10 लाख रुपए। अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात कही कि दुश्वार हो सकता है, आप जैसे ऑलराउंडर के होते हैं, कप्तान के पास आप जैसा ऑलराउंडर हो तो उसके लिए दुश्वारी होनी नहीं चाहिए। सही मानों में अगर देखा जाए, ये तारीफ की बात नहीं है, फैक्ट्स में अगर बयान करूं कि मीडिया से भी, मजहब के लिहाज से भी उसको पता हो, तारीख का, सियासत का, अवामी शख्स भी हो, तो आप जैसा ऑलराउंडर होते हुए दुश्वार होना चाहिए। कराची को जानने वाला, कराची की गवर्नेंस को जानने वाला, कराची के हालात को जानने वाला, पहले भी मिनिस्टर रह चुका हो, यानी सियासत के लिहाज से भी तो दुश्वार नहीं होना चाहिए कप्तान के लिए। आप जैसा बंदा के जिस पोजीशन पे खिलाना है खिलाए। सर वो मेरा मसला ये कि मैं 92 के वर्ल्ड कप का जावेद मियां दाद हूँ, मुझे छोड़ गए थे लोग, फिर जब न्यूजीलैंड से मैच हारे थे तो सब बुलाया था वापस, तो शायद हो सकता है उस वक्त कुछ मैच हारे तो बीच में की जरूरत पड़े मेरी। अभी तो मैं मियां दाद साहब की तरह बैठा हुआ हूँ। अच्छा ये बताएं कि अभी आसिफ जरदारी साहब ने तो ये कहा है कि जी नून लीग ने हमेशा हमसे बेवफाई की, तो उसके बावजूद ये APC हो सकेगी, क्योंकि अकेले तो मरियम कुछ नहीं कर सकेंगी हुकूमत को गिराने के लिए जो उनकी सोच है, तो बिलावल तो चाहेंगे कि मरियम के साथ जाकर बैठें और पहले भी इस तरह की मुलाकातें हुई हैं। जी मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान फासले हमेशा रहेंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब अपने 8 साल कभी नहीं भूलते और नवाज शरीफ साहब भी कुछ बातें कभी नहीं भूल सकते। वक्ती तौर पर तो ये एक हो सकते हैं, लेकिन मरियम और बिलावल नई फौज, तो ये बहरहाल क्योंकि देखिए ये बगावत कर चुके हैं। वैसे ही देखिए मरियम चचा के खिलाफ है और बिलावल भी जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत सारी अपनी उन आंटियों के खिलाफ है जो आंटियां जाहिर है कि उन्होंने पाला है और आगे उनको बढ़ाया है, तो उन आंटियों की बात नहीं सुनी है। बिलावल और मरियम मिल सकते हैं और उनका मिलना कोई अचंभे की बात नहीं होगी और वो APC में ये दोनों शरीक होकर नून और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इन दोनों बड़ों का ताल्लुक है, ये दोनों बड़े साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त डगर कुछ और है, नवाज शरीफ साहब की जगह कुछ और है और जरदारी साहब तो किसी और ही समझ पे चल रहे हैं। और ये मौलाना साहब एक बड़ी अहम चीज है
कि अचानक मियाँ साहब नैब में बीमार होते हैं, तो उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, उनकी बेल हो जाती है, ECL से नाम निकल जाता है। मरियम जो जेल में बैठी हुई थी उनका एकदम वो भी उनकी भी बेल होती है। वो मियाँ साहब के अस्पताल में इयादत करने आती हैं और उसके बाद घर चली जाती हैं। उनकी बेल को कहीं चैलेंज नहीं किया जाता। अब वो 5-6 महीने उनका ट्विटर खामोश, मियाँ साहब खामोश। अब ये अचानक ये बाहर आती हैं और फिर ये कि जी DJ वली का जो है उसको भी हायर करने की बातें हो रही हैं, इजलास होने की बातें हो रही हैं। तो ये एकदम ट्विटर चल पड़ा, खामोशी टूट गई। ये कहाँ से इशारा है या क्या वजह क्या है, किस तरह से आप इस चीज को देख रहे हैं? सर ये समझ लें कि मैं थोड़ा आपको खिलाना तो ट्रॉफी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा रैप करके देना चाहता हूँ। वो ये कि देने वाले हमेशा 6-6 महीने की मोहलत देते हैं, कि 6-6 महीने की देते हैं कि 6 महीने तक आप ये कर ले, 6 महीने तक आप नहीं करें। और उसके फिर वो 9 महीने की दे नहीं सकते, 9 महीने देंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो 6 महीने की देते हैं कि 6 महीने तक आप कर लें और उसके बाद आप खामोशी तोड़ दीजिएगा, आप खामोश हो जाए। आप वो जो देने वाले बड़े अहम, हमें उन देने वालों की तलाश करना है जो ट्रॉफियां देते हैं। तो मौलाना अच्छा, साहब आप डॉक्टर साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब के आपकी हुकूमत से वक्त आ गया है कि जारहाना तरीके से निपटने का। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा एक बयान दिया, मासूमाना बयान उनका आ गया है। वो कहते हैं मार्च में मुझसे वादा किया गया था बसात लपेटने का। वो मौलाना साहब को पहले तो बार ये कॉलर नहीं मिल रहा जिसने कॉल की थी, जिसने उनको इशारा दिया था। वो अब ये कौन बंदा है, वो जो कौन इस तरह की उनको बेफरकिया देता है? और मौलाना साहब इतने जीरक और संजीदा और इतने पाए बड़े सियासतदान, वो जनाब वो किसी की स्विंडलर की नौसरबाज की काल के नरगे में आ जाते। वो कहते हैं ना मार्च में मुझे बसात लपेटने का वादा किया गया था। वो भी 6 महीने के बाद बोल रहे हैं। और वो भी 6 महीने के बाद बोल रहे हैं। डॉक्टर उनके साथ किसने हाथ किया? तो आपने कुछ सुराग लगाया है कोई? मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके कुलीग हैं। 6 महीने बड़े अहम है। 6 महीने याद रखिए आप जिंदगी में, 6 महीने। यही सही। लेकिन हुआ क्या है ये मौलाना साहब वाला मामला, कुछ तो मौलाना साहब की देखिए, मौलाना साहब को जिस जमाने में वो आए थे, मैंने उस वक्त ये बात की थी कि मौलाना साहब जिस तमतराफ के साथ और जिस शान और शौकत के साथ इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं, तो इस तरह कोई दे नहीं सकता अकेली जमात, क्योंकि जाहिर है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। अब जाहिर है कि हमारी पाकिस्तानी सियासत में अगर हम ये कहें कि टोटली और मुकम्मली तौर पर प्योर और खालिश नागोरी का दूध है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, इसमें मिलावट है, और मिलावट इसमें मुख्तलिफ किस्म की है। कुछ दोस्तों की मिलावट होती है, कुव्वतें होती है, कुछ जरूरी होती है, कुछ अंदरूनी कुव्वतें होती है, और कुछ ऐसी कुव्वतें होती है कि जो जरूरी है उनकी मिलावट होना। ये मेरा आप जोर देना समझिएगा, उनका जरूरी है, क्योंकि वो मुल्क और कौम की बका को भी सामने रखते हैं, उसको भी देख रहे होते हैं वो, तो उनका होना जरूरी है। उनके लिए मैं साथ हूँ, तो उनका होना जरूरी है। ये वो लोग जो है उनका इसलिए होना जरूरी है, वो मुल्क और कौम की बका को सामने रखते हैं कि इस चक्कर में कहीं भारत से कोई ना आ जाए कोई फला जगह से, तो उनका होना तो जरूरी है। अब अगर वो लोग तो नहीं देते मोहलत, जो हम जिनकी तरफ मैं बता रहा हूँ, हाँ कुछ और लोग देते हैं मोहलत। वो कहते जी आपको मिल रही है, इधर बात हो गई है, इधर बात हो गई है, तो हमारे सियासतदान आ जाते हैं बातों में। और अमूमन चूंकि ऐसी सूरतें हुई हैं और उसके बाद वैसे ही होता आया है, तो लोग पुराने तजुर्बों को सामने रखते हैं, कहते हैं अरे हाँ उनके साथ भी तो ऐसा हुआ था, अरे याद है आपको वो। अच्छा मैं उसामा भाई आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद है उसामा भाई हमने जब याद शुरू की थी, तो उस वक्त हमने आजादी मार्च शुरू किया था, आजादी धरना था, सॉरी आजादी धरना वाला जो भी था। उस वक्त आपको याद होगा एक और धरना हुआ था इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में उस धरने के बाद, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, ज़ाहिर है कि आप अच्छी तरह समझ गए, उस धरने के बाद यौम तशक्कुर हो गया था फिर, और फिर उसके पूरे 6 महीने के बाद, कितने पूरे 6 महीने के बाद, पूरे 6 महीने के बाद मतलब के मामला शुरू हो गए थे अदालतों के, और तमाम चीजें। तो मैं कहने का मकसद ये कि हो सकता है कुछ ऐसी इनको भी कहा हो कि कुछ 6 महीने है, और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होगा। मजबूरियां आ गई हो, मौलाना साहब उन मजबूरियों को ना समझ रहे हो, तो उनको समझने से हो सकता है जिनके लिए कहा गया हो 6 महीने, उनसे मामला दुरुस्त हो गए हो, अब उनसे बातचीत कर रहे हो। अब अगर उनसे बातचीत खराब हो जाएगी, इनको फिर कहेंगे 6 महीने, तो इसी तरह 6 महीने में चलते रहे, 6 महीने करके चलाए, शायद कि आगे इनका नंबर आ जाए। सरदार उस्मान गुलजार साहब के लिए कितने अहम हैं? अच्छा, उनके लिए कितने महीने दे रहे हैं सरदार उस्मान साहब? आपका ये सवाल और साथ नैब की पेशियां भुगत रहे हैं और बड़े खाते खोल रहे हैं। मेरी मजबूरी है, मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब। उसके बाद ये भी सवाल करना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ताना देते थे कि जी इमरान खान साहब ये जी यहूदी एजेंट,
अब उनके साथ बैठ के अवामी नेशनल पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि जी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो ये क्या माजरा है? मौलाना साहब की क्या सोच बदल गई है? ब्रेक के बाद जानते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा हर तकरीर में इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम, और मैं समझता हूँ बड़ा ही ये बहुत गलत बात, और इस तरह से नहीं कहना चाहिए कभी भी किसी को, लेकिन बहरहाल वो हमेशा कहते जी यहूदी एजेंट इस तरह की बात करते थे। अब सोशल मीडिया में हर जगह वो नज़र आ रहा है कि मियां इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और वो कह रहे हैं जी इसराइल को बिल्कुल अब हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए और दुनिया बदल रही है ये वो, तो यानी इसराइल को तस्लीम कर लें, मान लें। दुनिया में एक ही मुल्क है जिसके पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी ये इसराइल के अलावा हर जगह ये इस्तेमाल हो सकता है पासपोर्ट। तो बहरहाल अब मौलाना साहब की क्या सोच बदल गई है? वो ये बात कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ये क्या चक्कर है? असल में मौलाना साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कभी यही कहा कि सेहोनी कुव्वत बुरी है। उन्होंने हमेशा यहूदी कुव्वत को बुरा कहा। तो इसराइल तो सेहोनी कुव्वत, तो वो सेहोनियों को हमेशा तस्लीम करते हैं, यहूदियों को हमेशा बुरा कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहूदी तो नहीं है, तो सेहोनी है, क्योंकि यहूदी अगर औरत हो तो शादी भी हो सकती है और अहले किताब से शादी जाएगी, लेकिन सेहोनी तो सेहोनियत है पूरी। तो सेहोनियत को उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा, कभी भी आज तक सेहोनियत के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। राष्ट्रीयत के ऊपर, फलस्तीन पर, गासिबाना कब्जे पर नहीं, उनको उस पर कोई फिक्र नहीं। उनको फिक्र है सिर्फ यहूदियों ने कि यहूदी आदमी ना हो। तो वो इसलिए शायद कह रहा हूँ कि इसराइल चूंकि सेहूनी रियासत है, यहूदी नहीं है तो सेहूनी रियासत। डॉक्टर साहब कश्मीर कमेटी के कई साल तक, बल्कि एक दहाई तक चेयरमैन होते हुए उन्होंने कश्मीर पर गासिबाना कब्जे पर कभी नहीं उठाया था, अब कश्मीर जुमला को नहीं बोला था। तो वहाँ पे फलस्तीन पे क्या बोलना था उन्होंने? अब तो करते हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको लगता है ये जो APC है इसमें आ जाएंगे? अभी तो नाराज़ हैं नून लीग से भी, पीपल्स पार्टी से भी, कि आप हमेशा धोखा देते हैं, आप कहते हैं जी ये है ही नहीं, ये हुकूमत सही नहीं है, ये इंतखाबात ही आईनी नहीं थे, ये जाली इंतखाबात थे, लेकिन अब आप वोटिंग भी कर देते हैं चाहे FATF पर हो, और ये कौमी मसला था। सब यही कह रहे हैं नून लीग पीपल्स पार्टी। तो वो कहते 3 लोग हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना कर लिए हैं। एक है राजा परवेज अशरफ साहब, दूसरे जो वजीर इत्तलात रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के, परवेज रशीद साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, और तीसरे जो है वो पीपल्स पार्टी थी, उनका ताल्लुक है खुर्शीद अहमद साहब। तो खुर्शीद अहमद साहब अभी तो खैर नेट की अदालत में उनकी पेशी होती है, लेकिन ये 3 लोग हैं जिनकी बात ही मानते हैं। तो उसमें परवेज, तो वो उनको कहेंगे और मना लेंगे या आ जाएंगे कि मौजूद रहेंगे। ठीक सर, इनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो कि मौलाना इनकी बात मान लेंगे, बिलावल की नहीं मानेंगे, जरदारी साहब की नहीं मानेंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की नहीं मानेंगे, मरियम की नहीं मानेंगे, और इनकी मान लेंगे? बस इनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है? सर ये असल में ये तीनों जो है ना, ये फ्रंट फुट वाले लोग हैं जिनका ऊपर से रास्ता है। ऊपर से मुराद ये कि नवाज शरीफ से रास्ता है, आसिफ जरदारी से रास्ता है। तो ये बच्चों वाली बात नहीं मानते। वो शहबाज शरीफ को तो खैर ये मानते ही नहीं है, लेकिन ये वो समझते हैं कि परवेज रशीद साहब ऊपर से आ रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब ऊपर से आ रहे हैं, परवेज अशरफ साहब ऊपर से आ रहे हैं, यानी आसिफ जरदारी साहब ऊपर से आ रहे हैं, और शाह साहब भी जो है वो आसिफ जरदारी साहब के करीब है। तो अगर वो कह रहे हैं तो बस ठीक है, इसका मतलब कुछ हो रहा होगा, शायद 6 महीने पूरे होने वाले। अच्छा, तोशाखाना केस में अब 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी, जरदारी साहब पेश भी हो गए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी पूरे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लें आप, लेकिन हम आइन पर आंच नहीं आने देंगे। ये जब भी गिरफ्तारियां होती हैं तो ये आइन वाला मामला बड़ा खतरे में आ जाता है। वो कह रहे हैं कि जी हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आप लाइन में आ जाएं वरना आपके साथ ये होगा। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं ये इसलिए कि 18वीं तरमीम पर समझौता करो या उसमें आईनी कोई तरमीम करो, इस तरह की बातें। पहले तो मैं बिलावल साहब को मशवरा दूंगा कि अपनी और अपनी दोनों बहनों की माशाल्लाह शादियां सब मिलकर करें ताकि खानदान बढ़ाओ, फिर हम कह भी सकें पूरा खानदान पकड़ लो। अभी तो खानदान ही छोटा सा है, अब बेचारे बिलावल साहब हैं और घर में और ज्यादा लोग नहीं है, और ज़ाहिर खवातीन पर हाथ डाला भी नहीं जाता। ज़ाहिर चाहे वो बिलावल की बहन आसिफा हो या बख्तावत साहब हो, इनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है दोनों बहनों का, तो और हम भी इसकी मुखालफत करेंगे अगर ऐसा कुछ खुदा न खास्ता हुआ। लेकिन बिलावल साहब जो है वो जरूर एक खानदान है, अपनी हैसियत में खुद एक खानदान। तो अगर पूरा खानदान पकड़ भी लिया तो मतलब आप बचा क्या, तो उसके बाद कुछ है नहीं। यही लोग होता है कि जरा सा भी आप बस हाथ डाल दें
और ये बता दें कि इन्होंने फला जगह पे चोरी की, फला आइन खतरे में पड़ जाएगा, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, मुल्क को नुकसान पहुंच जाएगा, 73 का आइन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरे मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। ऐसी खौफनाक सूरत कि जैसे कभी कभी महकमे मौसमियात की तरफ से आते कि तूफान उठ रहा है कराची में और वो कराची के अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद आखिरी वक्तों में कहते हैं अब तूफान जरा ठहर गया है और उसके अंदर रुख बदल गया है। डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगता, आदमी परेशान हो जाए? डॉक्टर साहब वफाकी हुकूमत को, नैब को डर नहीं लगता, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ की बातें आती हैं अपोजिशन की तरफ से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आपको पता है पहले भी एक बयान दे चुके हैं कि मैं टांग मार के लात मार कर हुकूमत, एक लात मारूं तो हुकूमत गिर जाएगी। तो आप क्यों इस तरह के पंगे लेते हैं? तो इमरान खान साहब को समझाएं, नैब को समझाएं, क्योंकि अपोजिशन तो ये कहते हैं कि नैब जो काम करता है वो इमरान खान साहब के कहने पे करता है। तो अगर इस तरह का कोई पंगा आपने ले लिया तो फिर आपको पता है जाम हुकूमत का, ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन सरदारी साहब मैं लात मारने वाली बात में मोहतरज़ हूं, क्योंकि लात मारने वाली जो चीज है वो अच्छी नहीं होती। लात कोई और मारता है, आपको पता है लात कौन मारता है, तो लात मारने वाली चीज अच्छी नहीं होती। आप ये बोले मैं धाड़ूंगा या मैं सिंघाड़ूंगा तो हुकूमत दी जाएगी। लात कौन मारता है आपको पता है, लात कौन मारता है। देखिए आप मेंटोर हैं बिलावल साहब की, इतने बड़े बड़े फरतुल्ला जो बाबर साहब हैं माशाल्लाह बड़े, उनके और जो मुर्जा असलमगी साहब और बहुत सारे, उनको जरदारी साहब ने बड़े जो स्क्रिप्ट राइटर, उनको स्पीच राइटर जो है बड़े दिए, बड़े जनाब वो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। तो इस तरह की किसने पौंगी मारी? ये शरारत थी कि साजिश थी कि इस तरह का जुमला उनसे बुलवा दिया जाए किसी ने? भाई कभी कभी गुस्से में खुद भी कहते ना तुम बेगैरत हो, ये याद है आपको असेंबली में कहा एकदम किए जाते हैं जज्बात में, यानी वो स्क्रिप्ट से भूल के या लाइन गलत पढ़ जाते हैं या स्क्रिप्ट से हट के किस तरह की बात कर देते हैं? जी आमिर भाई स्क्रिप्ट हट जाते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ दिया हुआ होता है, यानी जैनवन आपने जज्बाती इमोशनल जैनवन बात कर देते हैं। शायद लात की जगह बात लिखा हो कि मैं एक बात करूंगा वो लात बोल रहे हो, तो चले छोड़िए इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है। चले स्लिप ऑफ टंग का उनको मार्जिन देते हैं जनाब। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि 2021 जो है वो मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, तो कितना मुश्किल होगा? यानी आपको लगता है कि कोई मिड टर्म इलेक्शंस का कुछ चांस है? ये अपोजिशन फिर हर कुछ अरसे के बाद देखती है, कभी कहते हैं इन हाउस तब्दीली, इस तरह की बातें हर कुछ अरसे बाद दोबारा उठने लगती हैं। तो 2021 में आपको लगता है कि ऐसे होगा या फिर अब ये कुछ मामला संभलने लगे हैं? अभी आप देखिए कि अभी भी चल रही हैं न्यूज़ के फॉरेन रेमिटेंसेस में पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, कुछ मईशत में कुछ बेहतरी हम देख रहे हैं, कुछ मामलात में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या दीगर में। तो ये चीज़ें संभल जाएंगी या खुदा न खास्ता 21 में हालात खराब? फरवरी मार्च में डॉक्टर साहब फिर 6 माह आ रही है डेडलाइन भी, बीच में 6 माह का टाइम भी आ रहा है। मैं जिस तनाजुर में कह रहा हूँ वो असल में थोड़ा इंटरनेशनली अगर आप देखें उर्दू में जरा हालात गड़बड़ हो गए और इसके साथ साथ जो है वो मिस्र की सूरत हाल भी, और इसराइल का वहाँ इलेक्शन का जमाना आ रहा है 2021 तक में, और उससे पहले पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी की तरह नेतन्याहू की दोबारा हुकूमत में कायम की जाए, और उसमें पाकिस्तान में भी दबाव इसराइल का पड़ रहा है कि इसराइल की तस्लीम किया जाए। तो सिचुएशन 2021 में ऐसी बन रही है कि जो अरब ममालिक है वहाँ इंतखाबात है, उसके अलावा अमेरिका में बिल्कुल अमेरिका में, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको सामने रखते हुए हमें यहाँ पर बड़ा फूक फूक के कदम रखना होगा। हम मिड टर्म की सूरत हाल चलेंगे और ना ऐसी कोई सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता हुकूमत तब्दील हो जाए या इन हाउस तब्दीली आ जाए, लेकिन मुश्किलात भी पेश आ सकती है कि कुछ फैसले जो कि आपको याद होगा कि आज भी हम जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ था उस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, मुशर्रफ साहब से ये फैसले ये सवाल आज भी लोग करते हैं। मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब ने जो किया था वो दुरुस्त फैसला था, उस वक्त उससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता था। इसी तरह बहुत सारी इशारे का आपको इस वक्त क्या फैसला करना चाहिए था, वो फैसला बड़ा बुनियाद रखेगा, और हो सकता है वो फैसला वही हो जो अभी आप लोग थोड़ी देर पहले तीनों हजरात डिस्कस कर रहे थे, और वो इसराइल को तस्लीम करने वाली बात है। आप पाकिस्तानी कौम के जज्बात को भी सामने रखना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि हम से मौक़िफ़ क्या रहा है, और आपको कायदे आज़म का ये जुमला भी याद रखना होगा कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये कायदे आज़म का कहा है, ये उनके कहे हुए जुमले हैं। तो अगर कायदे आज़म की बात को नहीं रखा गया सामने और कश्मीर की आज़ादी तक, ये कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक साबित होगी। अच्छा आखिर में बस 30 सेकंड है, बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, इनके बारे में पेशगोइयाँ होती रहती हैं, जा रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा आपके ख्याल में? बुज़दार साहब और पंजाब समझ लीजिए एक यकजान दो खालिद,
अच्छा, बुजदार साहब को देखकर पंजाब नजर आता है, पंजाब को देखकर बुजदार साहब नजर आता है, ये दोनों ही रहेंगे, दोनों कहीं नहीं जाते। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और इंशाल्लाह जिस तरह ब्रेक में भी आपसे हमारी बात हो रही थी, तो आप रेगुलरली इंशाल्लाह हमें वक्त दिया करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आप मसरूफियत इस वक्त निकाला करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।